जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। कांग्रेस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ओवरऑल आपको पूरा 81 सीटों का क्या समीकरण बैठ रहा है, क्या एग्जिट पोल होने वाला है, उस पर भी लास्ट में हम लोग बात करेंगे। कांग्रेस पे बात करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिछली बार 16 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और इस बार जेएमएम का ये सरदर्द बना हुआ है कि पता नहीं कांग्रेस कितनी सीटें निकाल पाएगी। जेएमएम को अपना हेडेक नहीं है, जेएमएम को कांग्रेस के लिए हेडेक हो रहा है। और ठीक उसी प्रकार से बीजेपी परेशान है आजसू के लिए कि पता नहीं आजसू वाले कितनी सीटें जीत पाएंगे। क्योंकि अगर कांग्रेस 10 सीट या 10 से ज़्यादा सीटें जीतती है तो आप यकीन मानिए जेएमएम के लिए आसान हो जाएगा वापसी करना। और यही चीज़ अप्लाई होता है भाजपा पे भी कि अगर आजसू 7 से 8 सीट जीत जाती है तो बीजेपी के लिए फिर गेम बहुत आसान हो जाएगा। और जैसा ग्राउंड से खबर निकल के आ रहा है, एग्जिट पोल जिस तरीके से बता रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों पार्टी में से किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं आएगा और मिला जुला के ही सरकार बनाना होगा। और जिसकी भी सरकार बनेगी सब मिला जुला के 46-47 तक जा सकेंगे मैक्सिमम, ऐसा पता चल रहा है। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि ग्राउंड पे एकदम सुनामी है भाजपा की, 60 सीटें आ जाएंगी, 55 सीटें आ जाएंगी। फिर वही 400 वाला बात हो गया कि 400 पार हो रहा है, ये उस तरह का सुनने में लगता है। 24 घंटे से भी कम का समय बच गया है। कल इस समय तक मिठाई बंटना और पटाखे फूटना स्टार्ट हो जाएंगे। दोनों पार्टियों ने खर्चा किया है, अब किसके नसीब में आता है देखते हैं, कल पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग कांग्रेस पे बात करते हैं। और 16 सीटों में 6 सीट एसटी सीट थी। एसटी सीटें भी कांग्रेस ने पिछली बार 6 जीत ली थी और इस बार उन 6 एसटी सीटों पे कांग्रेस का बैंड बजने वाला है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पर है। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। जो भी लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि कल वाली वीडियो में लगभग 10-12 हज़ार लोगों ने देखा और 200-250 लोगों ने ही लाइक किया है। तो लाइक करने में आपका कुछ वेस्ट नहीं होगा, कुछ ज़्यादा एनर्जी लगेगा नहीं। तो टेक योर टाइम एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग झरिया से। झरिया में देखिए क्या है कि कांग्रेस से पूर्णिमा नीरज सिंह है और भाजपा से रागिनी सिंह है। आप जिनको इतिहास नहीं पता है झरिया का, थोड़ा बहुत मैं बता दूँ। ये पारंपरिक सीट कहीं ना कहीं भाजपा का रहा है। पूर्णिमा नीरज सिंह से पहले यहाँ पे संजीव सिंह जीते थे और उससे पहले कुंती सिंह, सब भाजपा की टिकट से यहाँ जीत रहे थे। तो समीकरण कैसे बदला आप सबको पता है कि स्वर्गीय नीरज सिंह जी की जब हत्या हुई उसके बाद यहाँ के डायनामिक्स चेंज हुए और सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं पूर्णिमा नीरज सिंह को मिला और 2019 में कांग्रेस का वहाँ पे उदय हुआ। इस बार भी अच्छा फाइट पूर्णिमा नीरज सिंह दे रही है, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा बेहतर है पूर्णिमा नीरज सिंह। अगर कैंडिडेट टू कैंडिडेट बात किया जाए तो पूर्णिमा नीरज सिंह रागिनी सिंह से ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बातों को बोलती है, एग्रेसिव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके फेवर में जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, रोजगार नहीं दे पाना, ये सब मुद्दा धनबाद में तो उठेगा ही, झरिया में तो उठेगा ही, बहुत सारे युवा वोटर्स भी हैं। तो रोजगार पे बिल्कुल कांग्रेस का और सरकार का जो स्टैंड रहा है। बाकी और भी योजनाएं, मैया सम्मान आप बिल्कुल चुनाव से 2 महीना पहले दे रहे हैं। तो आदिवासी क्षेत्र में तो आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन झरिया हो गया, धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, इन सब जगहों पे इन सब योजनाओं का भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। तो ये सरकार के एंटी इनकम्बेंसी का भी नुकसान कहीं ना कहीं पूर्णिमा नीरज सिंह को उठाना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि ये सीट भाजपा निकालेगी इस बार, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी कंपटीशन वाले जोन में रखता हूँ। कल पता चलेगा क्या होगा। हो सकता है पूर्णिमा नीरज सिंह भी जीत जाए, लेकिन संभावना मुझे कम लग रही है। तो एक सीट कांग्रेस का झरिया वाला सीट खतरे में है, यहाँ से भाजपा फिर से वापसी कर सकती है। अब बात करते हैं जमशेदपुर वेस्ट की, जहाँ से बन्ना गुप्ता है। और ये एंटी इनकम्बेंसी वाला जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये हर एक सीट पे है कांग्रेस के साथ। उनको जवाब देते मुश्किल हो रहा है पब्लिक को। अब बन्ना गुप्ता भी अच्छे कैंडिडेट, लेकिन आपको पता है बन्ना गुप्ता किस लिए फेमस हुए हैं इन 5 सालों में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि काम भी उन्होंने किया है, लेकिन काम के साथ साथ वो बदनाम भी हुए हैं, ठीक है। और वहाँ से जो कैंडिडेट हैं इनके खिलाफ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सरयू राय इस बार जेडीयू की टिकट से हैं। तो ये सीट पे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस लूज़ करने वाली है। बन्ना गुप्ता 2019 में 96,000 वोट लेकर के आए थे और भाजपा के देवेंद्र कुमार सिंह ये 74,000 वोट लेकर के आए थे। काफ़ी बड़ा अंतर है,
लेकिन इस अंतर को कहीं ना कहीं सरयू राय पाटेंगे, क्योंकि उससे पहले सरयू राय 95,000 लेकर के आए थे और बन्ना गुप्ता 84,000 वोट लेकर के आए थे। अगर इन 5 सालों में कांग्रेस अच्छा काम की होती, कांग्रेस कहने का मतलब है गठबंधन की सरकार, अच्छा काम कहने का मतलब है कि ये जो वैकेंसीज वगैरह इन्होंने निकाला है, समय से पहले अगर एग्ज़ाम लिया होता, रिजल्ट दिया होता, मैया सम्मान योजना ये 2-3 साल से दे रहे होते, ठीक है, और भी कुछ कुछ योजनाएं जैसे कि अबुआ आवास में अगर घूस नहीं ले रहे होते तो शायद इन सब सीटों पे फिर से इन सब नेताओं का रिपीटेशन होता। पूर्णिमा नीरज सिंह भी जीतती, बन्ना गुप्ता भी जीतते, लेकिन इस बार सिचुएशन वैसा है नहीं। बहुत ही डीप एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ। जो जागरूक वर्ग है, जो जागरूक मतदाता है, बहुत ज़्यादा रोष है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब एक सीट है आपका जगन्नाथपुर का, ठीक है, यहाँ ये एसटी सीट है जगन्नाथपुर का। यहाँ पे कांग्रेस जीती थी, सोनाराम किस्कू जीते थे। अब देखिए वोट कितना कितना आया है, कितना इंपॉर्टेंट है ये देखना। कांग्रेस को 32,000 वोट आया था, ये एसटी सीट है, ध्यान दीजिएगा। जेवीएम बाबूलाल की पार्टी 20,000 वोट लेकर के आई थी, बीजेपी 16,000 वोट लेकर के आया था और आजसू 14,000 वोट लेकर के आए थे। अब आप कॉम्बिनेशन देख लीजिए, कांग्रेस अकेले 32,000 लेकर के आई थी, जीत गए थे वो लोग, लेकिन इस बार जेवीएम, बीजेपी, आजसू सब साथ में हैं। इनके वोट को अगर आप मिलाएंगे 20,000, 16,000, 14,000, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आंकड़ा होने वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एसटी सीटों पर इस बार बहुत टफ कंपटीशन है। और बीजेपी उससे पहले यहाँ पर 20,000 वोट लेकर के आई थी 2014 में। तो यहाँ पैकेट वोट मान करके चलिए कि बीजेपी का 22,000 पैकेट वोट बीजेपी का है, और जो इस बार 30,000 के आसपास वोट ले आएगा वो पार्टी जीती जाएगी। तो जगन्नाथपुर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी यहाँ पे बज रही है। ठीक है, खिजरी यहाँ से राजेश कश्यप जीते थे। अब यहाँ पर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या यहाँ पे आंकड़े रहे हैं। खिजरी में कांग्रेस, राजेश कश्यप 83,000 वोट लेकर के आए थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी 78,000, ठीक है, आजसू 29,000 और जेवीएम 6,000। आप फिर से देख लीजिए, जब आजसू अकेले लड़ी थी 30,000 वोट आसपास वो ले आई थी। इस बार आजसू और बीजेपी साथ साथ हैं, तो क्या इनका वोट शेयर नहीं बढ़ेगा? आप खुद सोचिएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5,000 का गैप था, राजेश कश्यप जीत गए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता क्या है कि ये सारे जो नेता है, राजेश कश्यप हो गए चाहे सोनाराम किस्कू हो गए, इनका परफॉर्मेंस भी ऐसा नहीं है कि लोग वापस इनको वोट करें। जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं ना, फ्लोटिंग वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चुनाव में। अब जो फ्लोटिंग वोटर्स कौन है? एक तो पैकेट वोट है भाजपा का, जो कुछ भी हो जाए, काम हो नहीं हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बीजेपी को वोट देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जेएमएम के लिए भी है, काम हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा जेएमएम को वोट देंगे। तो ये लोग डिसाइड नहीं करते हैं कौन जीतेगा। डिसाइड कौन करेगा? जो बीच में है, जो फ्लोट करते रहते हैं, वो कभी जेएमएम में जाएंगे, कभी भाजपा में जाएंगे, फिर कभी जेएमएम में आ जाएंगे। ये काम देखते हैं, ये कैंडिडेट देखते हैं, इनको विकास चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोग डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। और आप खुद सोचिए, जो न्यूट्रल काइंड के लोग हैं, जो कहीं भी स्विच कर सकते हैं, इस बार वो किसके साथ जाएंगे? आप लोग खुद विचार कर लीजिए, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, सिमडेगा एक सीट है, यहाँ से भी कांग्रेस जीती थी, और सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़े सिमडेगा के ही है। कांग्रेस यहाँ पे लगभग 300 वोट से जीती थी, मात्र 300। मैं आंकड़े बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगा, सिर्फ 300 का अंतर था। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं सिमडेगा से कि इस बार भाजपा वहाँ पे ठीक ठाक मार्जिन से जीतेगी। तो यहाँ भी कांग्रेस को दिक्कत है, सिमडेगा में भी। ठीक है, बाकी जो बिलोंग करते हैं क्षेत्र से, आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग को अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, मांदर शिल्पी नेहा तिर्की 95,000 वोट लेकर के आई थी, और सनी टोप्पो ये 71,000 वोट लेकर के आए थे। अब मुझे नहीं लग रहा है कि मांडर में शिल्पी नेहा तिर्की हारेंगी, लेकिन मांडर के कुछ लोगों से अगेन बात हुई, और जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो इन सब चीज़ों पे बहुत रुचि रखते हैं, है तो छात्र ही लेकिन पॉलिटिक्स से बहुत इंटरेस्ट है, उन लोगों का ये कहना है कि मांडर में सरना वर्सेस क्रिश्चियन, ये चीज़ वहाँ पे क्रिएट किया गया है। सनी टोप्पो जो है वो सरना के फॉलोअर हैं, और शिल्पी नेहा तिर्की को बताया जा रहा है वो अब कन्वर्ट हो चुकी है, और ये चीज़ ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि सरना से क्यों कन्वर्ट हो गई शिल्पी नेहा तिर्की, वो तो अब क्रिश्चियन बन गई है, तो फिर वो आदिवासी की बात नहीं कर सकती। ऐसा ग्राउंड पे लोग बता रहे हैं कि ये चीज़ चल रहा है। बाकी ये चीज़ कितना काम करेगा, 24 घंटा से भी कम समय रह गया, कल ही पता चल जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मांडर की सीट
फिर से कांग्रेस रिटेन करेगी और कांग्रेस यहाँ से जीतेगी मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी तक हम लोगों ने 6 सीटों पे बात कर लिया, 7 सीटों पे, उसमें से एक सीट है जो मुझे लग रहा है कांग्रेस वहाँ जीत सकती है। बाकी झरिया, जमशेदपुर वेस्ट, जगन्नाथपुर, खिजरी, सिमडेगा ये सब लूज़ करेगी कांग्रेस। मनिका में भी देखिए कांग्रेस वहाँ जीते थे पिछले बार, रामचंद्र सिंह चेरो 74,000 वोट उनका आया था। और मनिका से भी लोग ऐसा बता रहे हैं कि 30,000 का गैप है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे रामचंद्र सिंह चेरो के भाई खड़े हो गए हैं और बीजेपी ने कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी वहाँ पे खड़ा किया है जो एसटी कम्युनिटी से आते हैं, जो लोग वोट काटने का काम करेंगे। और इन सब के बेसिस पे लोग बता रहे हैं कि मनिका भी भाजपा निकालेगी। ये उनका आकलन है, मेरा आकलन है कि यहाँ से फिर से कांग्रेस जीतेगी मनिका, और रामचंद्र सिंह यहाँ से फिर से रिटेन करेंगे। ठीक है, तो मांडर और मनिका ये दोनों मेरे अकॉर्डिंग फिर से कांग्रेस जीत रही है। लोहरदग्गा, रामेश्वर उरांव फाइनेंस मिनिस्टर आप सब जानते हैं, 74,000 वोट लेकर के ये आए थे। बीजेपी का आया था सिर्फ 44,000। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है, और ट्विस्ट क्या है कि आजसू यहाँ पर 40,000 वोट लेकर के आई थी। और इस बार आजसू और बीजेपी दोनों साथ हैं, तो यहाँ पर भी कमल खिलने के पूरे आसार हैं। और चूँकि रामेश्वर उरांव का चेहरा बहुत फेमस है और कुछ गिने चुने नेताओं में झारखंड के वो हैं जो पॉपुलर हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी के आगे मुझे लग रहा है कि ये सीट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बीजेपी के लिए कि यहाँ पे सीट को निकाल पाए। लेकिन फिर भी इसके लिए वेट करते हैं, अब कल ही पता चलेगा। अब मैं इसको अभी छोड़ता हूँ, बता पाना मुश्किल है ये सीट पे कौन जीतेगा। कोलेबिरा की एक सीट है, यहाँ पे नमन बिक्सल कोंगाड़ी जीते थे, 48,000 वोट लेकर के आए थे। बीजेपी के कैंडिडेट 36,000 वोट लेकर के आए थे और 18,000 वोट यहाँ पर झारखंड पार्टी लेकर के आई थी। तो कोलेबिरा भी डिफ़िकल्ट है। देखिए नमन बिक्सल कोंगाड़ी वहाँ पे कैसा काम किए नहीं किए तो वहीं के लोग बताएंगे, लेकिन ये सीट भी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इसको फिर से बचा लेगी। कोलेबिरा की सीट भी कांग्रेस बचा लेगी। ये झारखंड पार्टी के जो 18,000 वोटर्स हैं, जब ये लोग झारखंड पार्टी को वोट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये लोग फिर से अगर जाना होगा तो कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, बीजेपी के साथ मुझे नहीं लगता कि जाएंगे। बाकी वहाँ का क्या ग्राउंड रियलिटी है, अगर कोई कोलेबिरा से है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो 3 सीट है, एक तो कोलेबिरा, एक मनिका और एक मांडर, जो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जीतेगी। लोहरदग्गा में बहुत टफ फाइट है, देखते हैं क्या होगा, 50-50 आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल 16 सीट जैसा कि मैंने आपको बताया कांग्रेस जीती थी पिछली बार, और इस बार 10 सीट भी रिटेन कर पाना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। बेरमो पे हम लोग पहले बात कर चुके हैं, बेरमो में जैसा दिख रहा है वहाँ पे कह पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ से आपके ये अनूप सिंह सीट निकाल लेंगे। मैं चाहता तो नहीं हूँ कि अनूप सिंह वहाँ से जीते, मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ से जयराम महतो ही जीते, लेकिन देखिए कल पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्जिन बहुत कम होगा, बहुत कम मार्जिन होगा, लेकिन फिर भी अनूप सिंह अपनी सीट वहाँ से निकाल लेंगे। बरही का एक सीट है, उमाशंकर अकेला कांग्रेस के टिकट से जीते थे, 84,000 वोट लेकर के आए थे। इस बार अकेले हो गए हैं और समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं। अब तो वोट काटेंगे, जीतने की संभावना बहुत कम है। कृष्णा कुमार यादव, वो भी यादव कैंडिडेट है, JLKM से, बरही से। बीजेपी से मनोज यादव 72,000 वोट लेकर के आए थे, तो उनके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस बार गेम आसान हो गया है, बरही से निकाल सकते हैं सीट बीजेपी वहाँ से। और कांग्रेस ने अरुण साहू को वोट दिया है, तो साहू कम्युनिटी ये सब बीजेपी के बहुत लॉयल वोटर्स हैं, बड़ी संख्या में ये लोग वोट करते हैं बीजेपी को, और ये लोग कैंडिडेट नहीं देखते, ये लोग मोदी का चेहरा देखते हैं। ठीक है, तो बरही वाली सीट मुझे लग रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा इसको भी निकालेगी। बड़का गांव, अंबा प्रसाद वेरी फेमस, और 98,000 वोट लेकर के ये आई थी। रोशन लाल चौधरी भाजपा के 67,000 वोट लेकर के आए थे, और रोशन लाल चौधरी आजसू से थे और 67,000 वोट लेकर के आए थे। और बीजेपी 31,000 वोट लेकर के आई थी। तो आजसू बीजेपी को मिला देते हैं तो 1 लाख से पार हो जाता है आंकड़ा। लेकिन अंबा प्रसाद अकेले 98,000 वोट लेकर के आई थी, परफॉर्मेंस खराब नहीं था इनका भी। लेकिन इस बार वही हाल जो पूर्णिमा नीरज सिंह के साथ होगा, जो जवाब आपको बन्ना गुप्ता को देना है, वही हाल इनके साथ भी है। क्षेत्र में रोजगार को लेकर के ही सवाल पूछा जाएगा। मैया सामान 2 महीना ही आपको क्यों याद आया, ये सारे सवाल उठेंगे। अबू आवास में इतना पैसा क्यों लिया जा रहा है, जब आवास गरीबों का बन रहा है तो फिर पैसे किस बात के। बालू जिस प्रकार से बेचा जा रहा है, इस तरह की जो सवाल हैं, ये सारे विधायकों को तो झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये सब रीज़न है
कि बड़कागांव भी कांग्रेस लूज करती हुई दिखाई दे रही है। मेरे हिसाब से बड़कागांव भी अम्बा प्रसाद हारेगी और वहाँ से आजसू इस सीट को रिटेन करेंगे। JLKM से बालेश्वर कुमार हैं, बालेश्वर कुमार भी वोट काटेंगे और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अम्बा प्रसाद का ही वोट काटेंगे। ठीक है, रीज़न क्या होगा तो कल एक बार चुनाव हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद सारी चीज़ों को और गहन तरीके से हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, रामगढ़ भी बहुत ज़्यादा हॉट सीट है। ममता देवी कांग्रेस से 99,000 वोट लेकर के आई थी ह्यूज, और सुनीता चौधरी आजसू से 71,000 वोट लेकर के आई थी, और भाजपा 30,000 वोट यहाँ से लेकर के आए थे। ठीक है, तो अगेन वही बात है, क्योंकि भाजपा और आजसू पिछली बार अलग अलग थे, इस कारण से ये रामगढ़, बड़कागांव और जो पीछे मैंने कुछ ST सीटें आपको गिनाई, वहाँ से कांग्रेस निकल गई। अगर आजसू और भाजपा साथ साथ रहते तो ये सारी सीटें कहीं ना कहीं भाजपा और आजसू गठबंधन को ही मिलता, क्योंकि उससे पहले जब भाजपा आजसू साथ थे तो रामगढ़ में सुनीता देवी 1,15,000 वोट लेकर के आई थी और आपके कांग्रेस के कैंडिडेट 93,000 लेकर के आए थे। तो ये रीज़न है, इस बार दोनों साथ हैं। लेकिन इस बार एक फैक्टर और है, जयराम महतो वो भी वोट काटेंगे। तो जो JMM के समर्थक हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, वो लोग बोलते हैं कि जयराम महतो सिर्फ भाजपा का वोट काटेंगे, और जो भाजपा ही उनको लगता है कि उनको भी ऐसा लग रहा है कि जयराम महतो भाजपा का ही वोट काटेंगे, बट ऐसा है नहीं। उत्तरी छोटा नागपुर में, नॉर्थ छोटा नागपुर में जयराम महतो की पार्टी शुद्ध रूप से गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी, शुद्ध रूप से। जब कल रिजल्ट आएगा आप लोग देख लीजिएगा। और कोल्हान में अगर ये लोग वोट काटेंगे बहुत ज़्यादा, तो ये लोग वहाँ पर आजसू को डैमेज पहुँचाएंगे कोल्हान में। बाकी कल जब रिजल्ट आएगा, आपको जब मैं आंकड़े दिखाऊंगा, उस टाइम पर और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप ये ना समझें कि जयराम महतो की पार्टी सिर्फ भाजपा का वोट काट रही है, ये JMM और कांग्रेस का भी बराबर नुकसान कर रही है। ठीक है, बेरमो पे हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक है, बेरमो पे बात हम लोगों ने कर लिया है। कोल्हान को लेकर के भी कुछ लोग बहुत आशंकित है कि कोल्हान में क्या होगा। चंपई सोरेन वहाँ पे गए हैं, तो पता नहीं कमल खिलेगा नहीं खिलेगा। एक बात आपको बता दूं कि कोल्हान में भी महतो वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक क्वांटिटी महतो वोटर्स की कोल्हान में है, और यही कारण है कि भाजपा ने आजसू को 10 सीट दिया है। क्योंकि आजसू आप देखिएगा, आप एक एक सीट निकाल के देखिए, विकिपीडिया में सारा चीज़ अवेलेबल है, आप कोल्हान का आंकड़ा निकालिए, आप देखिए कि हर एक सीट पर आजसू कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 35,000 इस तरह से वोट लेकर के आई है, और पिछली बार वोट काटने का काम किया है, जिसकी वजह से कोल्हान में भाजपा 0 हो गई थी। लेकिन इस बार भाजपा के साथ आजसू भी है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़े नेता कोल्हान के चंपई सोरेन, वो भी साथ में। तो 5 से 7 सीट कोई नहीं रोक रहा है, 100% ये लोग कोल्हान से जीतेंगे। मैंने आंकड़े निकाले हुए, देखे हुए, सारे आंकड़े मैंने चेक किए, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। और बाकी जो JMM और कांग्रेस के हैं, वो तो चंपई सोरेन को भी हरवा रहे हैं, उनका तो ये कहना है कि चंपई सोरेन भी हार जाएंगे। तो ऐसा है नहीं, कोल्हान से भी डेफिनेटली गठबंधन की वजह से आजसू और भाजपा को फायदा होगा। JMM 30 सीट लेकर के आई थी, बहुत ज़्यादा लूज नहीं करेगी, 4-5 सीट कम हो जाएगा इस बार, लेकिन फिर भी JMM का जो संख्या है कैंडिडेट का, वो 20-25 के आसपास रहेगा। और मैं ये आंकड़ा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एग्जिट पोल उस तरीके का आया है, वरना मेरा जो अपना आकलन था, मैं JMM को 15 सीट दे रहा था। लेकिन चूँकि एक्सिस माई इंडिया और बाकी लोग, जब कल पूरा बॉम्बार्डमेंट हुआ एग्जिट पोल्स का, और जिस तरीके से बताया गया कि सरकार भी JMM बना सकती है, तो आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि हम लोग तो गांव घूमे हैं नहीं, हम लोग आंकड़ा ही देख रहे हैं और कुछ लोगों से ही बात किया, उसके बेसिस पे बता रहे हैं। तो JMM को मैं 15 सीटें दे रहा था, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से माहौल कल देखा हूँ, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि चूँकि 30 सीट ये लोग जीत गए थे, तो बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करेंगे, 5-7 सीट ये लोग हारेंगे, और वही 5-7 सीट BJP एक्स्ट्रा जीतेगी 25 सीट में, और बाकी कांग्रेस जो हारेगी उन सब सीटों पे आजसू वापसी करेगी। ठीक है, कुल मिला जुला के 43-44 सीट, 45 सीट BJP गठबंधन ये लोग ले आएंगे सब मिला जुला करके, और यहाँ पे सरकार बनाएगी भाजपा। ये मेरा आकलन है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप क्या नहीं सोचते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक्सिस माई इंडिया की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये एक वीडियो आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग देखिए अंत में। ये एक्सिस माई इंडिया के ही हैं, डांस कर रहे थे उस समय दिल्ली विधानसभा का, इनने बिल्कुल सटीक आकलन किया था, और उसके बाद ये लोकसभा चुनाव के टाइम पे रो रहे थे, क्योंकि बिल्कुल इनका जो सर्वे था बिल्कुल गलत साबित हो गया था। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा का चुनाव हुआ था, वहाँ पे ये कांग्रेस को 65 सीट दे रहे थे, वो भी बिल्कुल धाराशाही, वहाँ पे भी ये हो गए। अब ये झारखंड में
53 सीट दे रहे हैं गठबंधन को, बुरी तरह यहाँ पे भी ये फेल होंगे। और ये महाराष्ट्र में भाजपा को 200 सीट दे रहे हैं, वहाँ भी ये फेल होंगे। भाजपा को उतनी सीटें नहीं आएंगी, ठीक है सरकार बना लेंगे लेकिन उतना ज़्यादा सीट नहीं आएगा। तो पता नहीं, सुधीर गुप्ता इनका शायद नाम है, पता नहीं क्या नाम है, क्या इनको हो गया है, बिल्कुल इनका जो दिमाग है अभी संतुलन में नहीं है, कारण चाहे जो भी रहा होगा। तो एक्सिस माई इंडिया को बहुत ज़्यादा सीरियसली अभी नहीं लिया जाना चाहिए, ठीक है। बाकी आप ले रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप ले भी सकते हैं। जो भी एनालिसिस था मैंने अपने साइड से किया है, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी आपका आकलन है, आप किस विधानसभा से हैं, आपका क्या अनुमान है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल जब रिजल्ट आएगा तो आप लोगों के आंकड़े भी मैं दिखाऊंगा लोगों को कि आप लोगों ने जो एनालिसिस किया था, देखिए आपकी बात सही निकली है। कल रिजल्ट के बाद इन सब चीज़ों पे बात किया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।